देखो आगे, देखो पिछले टर्न पे हमारे पास इम्पल्स चल रहा था, ठीक है। पिछले टर्न पे हमने कुछ इम्पल्स के बारे में देखा। इम्पल्स का फॉर्मूला था हमारे पास फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको जरा ठीक से समझ लीजिए। अच्छा, जब किसी वस्तु पर कोई भी बल बहुत छोटे समय के लिए लगता है तो उसमें फोर्स और टाइम का जो मल्टीपल होता है हम उसे इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइम की बात आई तो एक बात और देख लेते हैं। देखो तुम लोगों से कहा भी था कुछ, तुम्हें बताया था कि यहां पर हमारे पास टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है, और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। देख लो एक बार ठीक से, ये तुम्हारा समय होता है, इसे कहते हैं हम यहाँ पे समयांतराल, और टाइम पीरियड होता है हमारे पास आवर्तकाल, ठीक है। टाइम इंटरवल होता है हमारे पास समयांतराल, और ये होता है हमारे पास आवर्तकाल, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं वो लिख लो, टाइम इंटरवल क्या, समयांतराल, टाइम पीरियड मतलब क्या, आवर्तकाल। पिछले टाइम हमने लिखा भी था। अब देखो, अच्छा टाइम वो होता है जो तुम्हारी घड़ी में बज रहा होता है, जैसे 8:10, 8:15, ये होता है टाइम का मतलब। टाइम इंटरवल क्या होता है, देखो ध्यान से, जैसे तुम फॉर्मूला यूज करते हो ना, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम, ये जो टाइम होता है ये टाइम होता है टाइम इंटरवल समयांतराल, ठीक है। इसे हम कहते हैं समयांतराल। कभी भी जाना, कभी भी तुम अपनी 11th की बुक उठा लेना, कभी भी तुम्हें ये टाइम लिखा हुआ नहीं दिखेगा, हमेशा टाइम इंटरवल या फिर समय अंतराल लिखा हुआ मिलेगा। अब ये समय अंतराल का मतलब क्या होता है, सोचो जरा। अगर मान लो हम तुमसे ये कहें कि एक किसी को ले लेते हैं, एक कार 8 बजे चलती है, 8:15 पे पहुंच जाती है, और इसने 10 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करी, ठीक है। अब तुमसे हम कह रहे हैं स्पीड बताओ इसकी, ये डी दे दिया क्या है। अब मान लो तुम स्पीड निकालने जा रहे हो तो d/t रखोगे, तो टी में क्या रखोगे, 8 बजे चलना शुरू करा, 8:15 पे पहुंच गई, तो यहां पे क्या रखोगे, सोचो, क्या 8 बजे रख दोगे क्या, नहीं, टाइम नहीं रखा जाता, यहां रखा जाता है टाइम इंटरवल, समय अंतराल। मतलब इस समय और इस समय के बीच में हमारे पास कितना अंतराल है, यहां और यहां के बीच में हमारे पास 15 मिनट है, तो तुम यहां रखोगे 15 मिनट, मतलब दिस माइनस दिस, तो जो बचेगा वो यहां रखोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर मिनट में रखना, घंटे में रखना, सेकंड में रखना, वो अलग बात है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, टाइम इंटरवल, समय अंतराल, मतलब दो समय के बीच में जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है यहाँ पे समय अंतराल। इतनी बात क्लियर आती है, आगे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, यहां पर हमारे पास आता है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है, अगर मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी वस्तु है जो एक ही रास्ते को बार बार तय कर रही है, ठीक है। सोचो, एक ऐसी वस्तु है जो एक ही रास्ते को बार बार तय कर रही है, जैसे पेंडुलम। ये पेंडुलम हमारे पास, सोचो, एक ही रास्ते को तो बार बार तय करता रहता है। और सोचो, हमारी अर्थ सन के चारों तरफ एक ही रास्ते पे तो बार बार चल रही है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ एक ही रास्ते पे तो चल रहा है। तो अब ऐसे समझना, अगर हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है जो एक ही रास्ते को बार बार ट्रेवल करती है, तो उस एक रास्ते को एक बार तय करने में जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। सोचो जरा, जब भी तुमने पेंडुलम पढ़ा होगा वहां टाइम पीरियड पढ़ा होगा, आवर्तकाल पढ़ा होगा। पेंडुलम का आवर्तकाल होता है कि वो यहां से चलना शुरू करेगा, यहां जाएगा, यहां आएगा, यहां जाएगा, यहां आएगा, ये उसका एक रास्ता पूरा हुआ। इस एक रास्ते को एक बार तय करने में जो टाइम लगेगा उसे क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड। पृथ्वी का टाइम पीरियड क्या होता है, 365 दिन। वो सन के चारों तरफ 365 दिन में घूमती है, ठीक है। चंद्रमा का टाइम पीरियड क्या होता है, वो अर्थ के चारों तरफ 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, तो चंद्रमा का टाइम पीरियड क्या हो गया, 27 दिन। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अब याद रखोगे तीनों में डिफरेंस क्या होता है, टाइम जो घड़ी में बजने वाला है, टाइम इंटरवल, दो टाइम के बीच का जो इंटरवल होता है, नाम से सीखो।
टाइम पीरियड, ठीक है, जब हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है जो एक ही रास्ते को बार बार तय कर रही है, तो उस एक रास्ते को एक बार तय करने में जो टाइम लगेगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड या फिर आवर्तकाल। ठीक है, अब याद रखोगे, अब याद रहेगा कौन कहाँ यूज होता है। ध्यान रखना, टाइम तो कहीं यूज ही नहीं होता। टाइम अगर तुम यूज करने लगे तुम्हारा टाइम खराब चलने लगेगा। अब ध्यान से देखो, हर जगह कौन यूज होगा, टाइम इंटरवल। जो भी तुम फॉर्मूले देखते हो वहां पर क्या यूज होता है, टाइम इंटरवल। ठीक, और सोचो डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब ही होता है हमारे पास T2 माइनस T1, दो समय के बीच में अंतर। बात समझ आई यहाँ पे। अब आगे देखो, तो अब एक बात ध्यान रखना, वापस इम्पल्स पे आते हैं। इम्पल्स क्या होता है, ध्यान रखना, जब किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत छोटे से टाइम के लिए, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत छोटे से टाइम के लिए कोई फोर्स लगता है तो उसमें हमारे पास एक क्वांटिटी डेवलप होती है जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स होता क्या है, उस फोर्स और वो जो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है उनका प्रोडक्ट इम्पल्स कहलाता है। इसको हिंदी में आवेग कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स कहां कहां पर आता है, तुमने पिछले टर्म पे कई सारे एग्जांपल सीखे थे। अगर हम मान लो एक बॉल ले लें, बॉल को यहाँ बोर्ड पे मारे तो बॉल यहां से तुरंत पीछे हटेगी। सोचो, अब बॉल पर फोर्स कितनी देर के लिए लगा, बहुत कम देर के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए तुमने मारा, यहां टच कर पीछे आ गया। ठीक है, क्रिकेट खेलते हो, बैट से अगर बॉल को मारोगे तो बैट और बॉल के बीच में कांटेक्ट कितनी देर के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास जो फोर्स लगता है, अब उस फोर्स को अगर उस छोटे से टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या जनरेट होता है, इम्पल्स। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे इसकी यूनिट देख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, यूनिट भी पूछी जा सकती है। ये तो न्यूटन हो गया, टाइम किस में नापोगे, घंटे में, सेकंड में, तो ये हो गया हमारे पास न्यूटन इनटू सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट होगी। अब यहां पर हमारे पास आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, विमी सूत्र कहते हैं जिसको, हिंदी में क्या कहते हैं, विमी सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला। सोचो जरा, न्यूटन का तो रटा होना चाहिए, MLT माइनस टू, यहाँ पर टाइम है, टाइम का T होता है। अच्छा, पावर -2 और 1 मिला दोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ये आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास दो टर्म होते हैं, एक तो है इम्पल्स, एक तो है तुम्हारे पास इम्पल्स और दूसरा है मोमेंटम। ठीक है, एक तो है इम्पल्स और दूसरा है हमारे पास मोमेंटम। अब ध्यान सुनना, अब तुम्हें यहाँ पे इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालना है। इम्पल्स मतलब आवेग, मोमेंटम मतलब संवेग। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ये बहुत पूछा जाता है। चलो देखते हैं, यहाँ पे बहुत आसान है। क्या करने वाले हैं, इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन निकालना है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। यहां पर हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो ध्यान से देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ याद है, न्यूटन का सेकंड लॉ यहां पे देखते हैं। तो यहां पर आ गया हमारे पास फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। देखो, अब यहां पर हमें न्यूटन का सेकंड लॉ पता है। न्यूटन का सेकंड लॉ आता है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। अगर तुम्हें स्टेटमेंट याद हो तो जरा सोचो, यहां पर पता था एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। रेट क्या होता है, जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट। डीपी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज का रेट। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक काम करते हैं, हमें चाहिए क्या, हमें ध्यान से देखो, मोमेंटम और इम्पल्स के बीच में रिलेशन चाहिए। हमें मोमेंटम और इम्पल्स के बीच में रिलेशन चाहिए। मोमेंटम तो मिल गया, अब इम्पल्स लाने की कोशिश करो। इम्पल्स तुम्हें पता है क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी। अच्छा, यहां पर dt दिख रहा है, जरा dt को इधर लेके आ जाओ, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आएगा देयरफॉर F इंटू dt, ये हमारे पास क्या हो गया, dp हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आता है F इंटू dt बराबर dp। अब ये F इंटू dt क्या है, F इंटू dt हमारे पास इम्पल्स ही तो है। सोचो जरा, dt क्या होता है, dt हमारे पास एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल होता है। तुम्हें पता है, यहाँ पे ध्यान रखना, डेल्टा और d के बीच में डिफरेंस, डेल्टा बड़े टाइम डिफरेंस को बताता है, d छोटे से डिफरेंस को बताता है। ठीक है, तो d का मतलब क्या हो, यहाँ पे ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा टाइम डिफरेंस बता रहा है। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आता है, सिंस
अब हमें पता है कि ये जो F इंटू डी टी है ये हमारे पास इम्पल्स के बराबर है, तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया, I किसके बराबर आ गया, I हमारे पास आ गया dp के बराबर, ये हमारे पास आ गया ये I dp के बराबर। अच्छा अब dp क्या सोचो, ध्यान से, अगर यहां पर हमारे पास कोई बॉडी है इसका मोमेंटम p1, यहां पर एक बॉडी है इसका मोमेंटम p2, या ठीक से कहें तो एक बॉडी यहां पर यही चल के यहां तक गई तो वेलोसिटी मान लो बदल गई, इसका मोमेंटम p2 आ गया। अगर मान लो हमें इनके मोमेंटम में चेंज निकालना तो चेंज कैसे निकालोगे, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, विच इज p2 माइनस p1। इतनी बात क्लियर है। अच्छा यही तो चेंज हुआ, ध्यान से सोचो चेंज को लिखते कैसे हो, dp से तो लिखते हो, मतलब ये जो dp देख रहे हो dp हमारे पास होगा क्या, ये होगा हमारे पास p2 माइनस p1, मतलब यहां पर हमारे पास जो इंपल्स होता है वो हमेशा बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। ध्यान रखना बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला रिजल्ट है, ठीक है। मतलब यहां पे हमें पता चला इंपल्स ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। किसी वस्तु का आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। सोचो जरा, परिवर्तन देख रहे हैं यहाँ पे p2 माइनस p1, तो संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अच्छा अब आगे देखते हैं, अब जो कुछ तुम्हें बता के आए थे जरा वापस आओ। देखो तुम्हें बताया था कि आवेग कहां पर आता है, जब तुम बॉल को बोर्ड में मारो, बॉल यहां से टकराती पीछे आएगी। सोचो जरा, अब आवेग कब आया, जब संवेग में परिवर्तन हुआ। सोचो बॉल इस तरफ जा रही है, यहां पर इसका कुछ संवेग है। अच्छा जैसे ही टकराई बॉल की दिशा बदल गई, अगर दिशा बदल गई तो संवेग बदल गया, संवेग बदल गया मतलब p1 से p2 हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया मतलब p1 से p2 हो गया। और जब मोमेंटम चेंज होगा तब तक क्या आएगा तुम्हारे पास, इंपल्स। ध्यान रखना, तो मोमेंटम चेंज होता ही किसकी वजह से है, इंपल्स की वजह से। अब बात क्लियर है यहाँ पे, इतना समझा सभी को। यहाँ पे आगे बढ़े, चलो देख लो एक बार रिजल्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हटाते हैं। देखो अब तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स में एक थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि प्रूव दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑलवेज इन द सेकेंड लॉ। मतलब सेकेंड लॉ अपने आप में फर्स्ट लॉ को भी रखता है, ठीक है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा। देखो अब यहां पर तुम्हारे ये जो थ्योरी का टॉपिक देख रहे हो, ये टॉपिक तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव वाला है। लेकिन एक बार चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि दिमाग में तुम्हारी बातें बैठनी चाहिए, दिमाग खुलना चाहिए, ठीक है। देख लो सबसे पहले तो देखो कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव में क्या देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में तुम्हें यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि हमारे पास न्यूटन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है। न्यूटन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ हमारे पास सेकंड लॉ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस लॉ में, न्यूटन के किस लॉ में न्यूटन का पहला लॉ छुपा हुआ होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन का पहला लॉ अपने आप छुपा हुआ होता है, सेकंड लॉ थर्ड लॉ का भी रिजल्ट देता है। मतलब यहां पर तो तुम फॉर्मूला देख रहे हो F बराबर ma, ये तुम्हारे पास सेकंड लॉ का रिजल्ट है। कुछ याद है, कराया था इस तरह का, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड लॉ का रिजल्ट है। अच्छा अगर ये सेकंड लॉ का रिजल्ट है तो ये रिजल्ट तुम्हारे पास पहले लॉ को भी एक्सप्लेन कर देता है, थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन कर देता है। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है हमारे पास, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से सारी चीजें अपने आप एक्सप्लेन हो जाती हैं, ठीक है। कैसे होती हैं चलो एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में तुम्हें केवल इतना देखने को मिलेगा, आंसर क्या लगाना है, सेकंड, ठीक। आगे अब ये कैसे होता है ये देख लेते हैं। कैसे होता है खैर ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी देख लो। देखो अब यहां पर हमें इतना पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास F बराबर ma होता है, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास F बराबर ma होता है। अब यहां से क्या पता चलता है, चलो देखते हैं। अभी जो F बराबर ma देख रहे हो, एक काम करते हैं। अच्छा देखो शुरू करने से पहले हम एक बार तुम्हें फर्स्ट और सेकंड लॉ बता देते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक से खुला रहे। देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु, कोई भी बॉडी रुकी हुई है, अरे अरे अरे, अगर हमारे पास कोई बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, तो वो बॉडी तब तक रुकी रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता।
ठीक है। अगर मान लो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, यही बात तो थी। चलो आगे देखते हैं आप। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ध्यान सुनना, ये सेकंड लॉ है, तुमने जो सुना वो क्या था, फर्स्ट लॉ। अब देखते हैं हम सेकंड लॉ से पहला लॉ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलो देखते हैं। एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा तो एफ की जगह जीरो रख दो। जीरो रख दोगे तो क्या होगा हमारे पास, जीरो बराबर एम। अच्छा यहां पे दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो यहां से दो रिजल्ट निकलेंगे, या तो एम जीरो हो जाए या तो ए जीरो हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोचो आप। और अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर तो तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है। किसी बॉडी का मास जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, मास जीरो नहीं होगा। यहां पे अगर m इंटू ए जीरो है तो इसका सीधा सा रिजल्ट है कि ए जीरो होगा, ए ही जीरो होगा केवल। इतनी बात क्लियर। अच्छा सर समझना, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या निकलता है, दो मतलब निकलते हैं। एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है रेस्ट पोजीशन में। सोचो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, सीधी सी बात है। एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सोचो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, तो अब भी तो उस समय एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो आया है ये हमारे पास दो केस लेके चलेगा। पहला केस, पहले केस में हमारे पास बॉडी हो सकती है रेस्ट में हो। दूसरा केस या तो ये भी हो सकता है कि बॉडी हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। ठीक है, आगे देखो। देखो तो यहां पर हमें देखना है, अब हमारे पास दो केस आएंगे। जरा सुनो, यहां पर हमारे पास आ गया अब केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या बताता है, जब बॉडी हमारे पास रेस्ट में है। अच्छा जरा सोचो, अब इस केस में बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट में कब आई, जब हमने बॉडी पर लगने वाला फोर्स जीरो कर दिया। यही तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में लगातार बनी रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो सोचो जरा, अगर हमने फोर्स जीरो कर दिया मतलब हमारे पास कौन सा केस आ रहा है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अच्छा केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन का सेकंड है। ठीक है, मतलब अगर मान लो एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या होगा हमारे पास, हमारी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग सकती है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकती है। अब आगे जरा सुनो, अब ये लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती चली जा रही है। कब, जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इसी की कहानी वहां पे तुम्हारे सामने लिखी हुई है। ठीक है, क्या कहानी है, अगर बॉडी पे फोर्स जीरो हुआ तो बॉडी हमारे पास अगर रेस्ट में है तो वो लगातार रेस्ट कंडीशन में ही बनी रहेगी। आगे जरा देखो, अगर बॉडी पे फोर्स जीरो हुआ तो फिर अगर बॉडी उस केस में हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती चली जाएगी। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। तो यहां से पता चलता है न्यूटन का सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ को अपने अंदर कंटेन करे होता है। ठीक है, मतलब सेकंड लॉ में न्यूटन का फर्स्ट लॉ निहित होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सेकंड लॉ टिक कर देना। इतनी बात क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो आगे देखो, अब यहां पर हमारे पास अगला रिजल्ट आता है, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, हमारे पास यहां पे रिजल्ट आता है या लिमिटेशन आती है न्यूटन के थर्ड लॉ। मतलब जरा समझ रहे, अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है जिसको हम यहां पे
एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा तरीके से लिमिटेड होता है, मतलब कई कंडीशन ऐसी आती हैं जहां पर ये फेल कर जाता है। अच्छा, न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ क्या पढ़ा था, अगर कुछ याद हो तुम्हें? हमारे पास थे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। सोचो जरा, तुम्हारे पास थे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ वायलेट हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन पूछा आता है कि हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ कब गलत प्रूफ हो जाता है, कहां पर? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में गलत प्रूफ हो जाता है। यहां पर जरा देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे गलत प्रूफ होता है, चलो जरा देखते हैं यहाँ पे। देखो, पहले तो तुम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना तैयार कर लो। न्यूटन का थर्ड लॉ कहां पर फेल हो जाता है? ये फेल हो जाता है हमारे पास एटॉमिक लेवल पर। एटॉमिक लेवल पर न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम बहुत एटम्स पे जाएंगे, बहुत छोटे लेवल पे जाएंगे, तो वहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन फेल हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता। पहले तुम्हारा काम हुआ अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने का। ठीक है, अब बात एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इतनी बात दिमाग में रहेगी। फर्स्ट और सेकंड लॉ कहां फेल होता है? ये फेल होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में। ठीक है, हमारे पास एक्शन रिएक्शन कहां फेल हो जाता है? ये फेल हो जाता है एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, ध्यान सुनो, तुम्हें ऑब्जेक्टिव लेवल पे तैयार होना है, मतलब हर एक लेवल पे तैयार होना, तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अब इसका रीजन सीख लेते हैं। चलो देखो, अच्छा जरा समझना, अगर हम यहाँ पे कोई भी दो एटम्स की बात कर रहे हैं तो जरा सोचो, हमने इस तरह से दो एटम ले लिए। अच्छा, अब एटम क्या करते हैं? एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। अरे हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है। अब जरा सोचो, अगर एक एटम, और अच्छा कौन सा फोर्स होता है ये भी देख लो, फोर्स होता है ग्रेविटेशनल का, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। सोचो जरा, ये फोर्स हर दूसरी बॉडी में लगता है। आगे देखो, मतलब हर दो बॉडी आपस में इस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर इस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो अब जरा सोचो क्या होता है, ध्यान सुनना। अब यहां पर एक बॉडी या एक एटम दूसरे एटम पर फोर्स लगाता है। ठीक है, मान लो एक एटम दूसरे एटम पर फोर्स लगाता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्शन, ये हो गया हमारे पास एक्शन। अच्छा, इसके बदले में दूसरा एटम पहले वाले पर फोर्स लगाएगा, तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन। अच्छा, कायदे से ये रिएक्शन बराबर होनी चाहिए थी इस एक्शन के। ये तो पढ़ के आए हैं, एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे और एक दूसरे से बराबर होंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनो, यहां पर एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट तो दिख ही रहेंगे, लेकिन ये हर जगह पर होता है, एटॉमिक लेवल पे ये बराबर नहीं हो पाते। ठीक है, ध्यान सुनना, जब हम एटॉमिक लेवल पे एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट तो होते हैं लेकिन बराबर नहीं हो पाते। ये जो रिएक्शन देख रहे हो, ये जो तुम रिएक्शन देख रहे हो, रिएक्शन हमेशा कम हो जाती है एक्शन से। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है हमारे पास टाइम लैप्स, समय का खो जाना। ठीक है, मतलब क्या हुआ जरा देखते हैं, ध्यान से देखो। अब ये हमारे पास दो एटम है। अच्छा, एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ये दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे? अब सोचो, अब एक एटम दूसरे एटम पे कोई फोर्स लगाएगा, एक एटम दूसरे एटम पे कोई फोर्स लगाएगा, लेकिन जब दूसरा एटम पहले एटम पे फोर्स लगाएगा तो जरा समझना, पहले वाले का फोर्स जल्दी पहुंच गया, लेकिन जो दूसरे वाले का फोर्स है वो थोड़ा टाइम लेगा जाने में क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अब एक्शन पहले हो जाती है, उसका रिएक्शन हमें थोड़ी देर से मिल पाता है, इसी वजह से रिएक्शन थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जरा समझना। देखो ध्यान से, पहली बात, रिएक्शन कब जनरेट होगी? ध्यान सुनो, रिएक्शन कब जनरेट होगी? जब एक्शन हो रहा होता है। अच्छा सोचो, तुमने बॉल फेंकी, अच्छा बॉल फेंकी, बॉल यहां पे आके टकराई। जब बॉल टकराएगी तभी तो बॉल में पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। सोचो ध्यान से, जब बॉल यहां पे टकराएगी तभी तो रिएक्शन लगेगा, मतलब जब बोर्ड पर बॉल पहले एक्शन करेगी तब उस पर रिएक्शन लगेगा ना। अब सोचो, दो एटम है, इस एटम का एक्शन फोर्स यहां पहुंच गया, लेकिन जब एक्शन होने लगा तभी तो रिएक्शन यहां पे आएगा और उसमें टाइम गैप हो जाता है।
इसमें एटम्स में टाइम गैप हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन का मान एक्शन से कुछ कम मिलता है हमें, ठीक है। इस वजह से एटॉमिक लेवल पर हमारे पास ये फेल हो जाता है, ठीक है। अब देखो इतना बताया, जिनका दिमाग चलता होगा उनके दिमाग में एक क्वेश्चन तुरंत आया होगा कि एटॉमिक लेवल पे क्या, ये तो यहां पर भी होता है। हम बॉल जितनी तेज फेंकते हैं, बॉल उतनी तेज लौट के तो नहीं आती है। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तुम बॉल तेजी से फेंकते हो, लेकिन सामने से टकरा के उसकी स्पीड कुछ स्लो हो जाती है, मतलब एक्शन तो तेज हो रहा है, रिएक्शन थोड़ा स्लो आ रहा है, यही तो मतलब हुआ। लेकिन जब यहां पर बात करते हैं यहाँ पे बड़े लेवल पे, तो बड़े लेवल पे हमारे पास एनर्जी का लॉस होने लगता है। सोचो जरा, बॉल लगातार मारते रहो एक ही जगह पे तो हीट बनेगी, तो वो जो एनर्जी का लॉस होता है वो हीट की वजह से होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास टाइम लैप्स की वजह से होता है। मतलब यहां पर अगर कोई एक्शन होगा तो रिएक्शन उतना ही होता है, बस फर्क क्या होता है, उस रिएक्शन की थोड़ी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में लॉस हो जाती है, ठीक है। बाकी हमें वैसे मिल जाता है। यहां पर कोई हीट नहीं बन रही, उसके बावजूद हमारे पास रिएक्शन एक्शन से कम मिलता है, तो एटॉमिक लेवल पे न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो जाता है। और किस तरह से फेल होता है कि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के बराबर नहीं रहते। याद रहेगा? चलो हो गया, चलो आगे देखते हैं। देखो, अगर अब तुम लोगों को कुछ याद हो तो तुम लोगों से कहा था कि हम एक बात सर्कुलर मोशन जरूर बताएंगे, ठीक है। अब वो वक्त आ गया है। देखो, अब यहाँ पे आगे के चैप्टर शुरू होंगे। वो चैप्टर क्या क्या है? वो चैप्टर हमारे पास रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास प्लैनेटरी मोशन है, मतलब प्लैनेट कैसे मूव करते हैं, इन सब के बारे में तुम पढ़ोगे ठीक से। तो जरा सोचो, खुद सोच के देखो, अगर घूर्णन हो रहा है या प्लैनेट का मोशन हो रहा है, तो ये सब कुछ सर्कुलर मोशन से तो रिलेटेड है। तो अब यहां पर तुम्हें हम कुछ बातें बताएंगे जो सर्कुलर मोशन का बेसिक है। ध्यान रखना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है सर्कुलर मोशन, आगे अप्लाई होने वाला है आगे के हर आर्टिकल में, इस वजह से तुम्हें सर्कुलर मोशन के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। पहले तुम्हें याद हो तो फॉर्मूले लिखवाई चुके थे, ठीक है। वो फॉर्मूले तो खैर तुम्हारे लिए कुछ नए नहीं थे, सब कुछ तुम्हारा 11th का ही था। अब जरा यहां पर एक बार सीख लो कि हमारे पास बेसिक क्या होता है सर्कुलर मोशन का। देखो, इस तरह से हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब यहां पर हमने एक बॉडी ले ली, ठीक है। यहां पर हमने एक बॉडी ले ली, अब जरा सुनो, क्या ये बॉडी हमारे पास इस तरह से आगे बढ़ेगी। ये जो हमने टेंजेंट खींची है, स्पर्श रेखा खींची है, सोचो ये बॉडी की वेलोसिटी को दिखाएगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसका मास हमारे पास कुछ m है। अब जरा सोचो, तुम यहां पर पढ़ के आए थे ये रेडियस r मान लो। अगर हमारे पास सर्कल में कोई बॉडी मूव करती है, किसी तरह का सर्कुलर मोशन करती है, तो यहां पर हमारे पास एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है F, और बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है F डैश। और ये जो F या फिर F डैश देख रहे हो, इनका हमारे पास फॉर्मूला होता है mv²/r, या फिर हम इसी को कहते हैं mr⍵²। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, यहां पर तुम्हें इनका फॉर्मूला तो पता है। अब जरा फॉर्मूले के आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें कुछ नाम याद हो तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारे पास होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर अगर हिंदी में किसी को याद हो तो इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल, ठीक है। ये हमारे पास होता है अपकेंद्रीय बल। आगे जरा, अच्छा इसके बारे में अगर कुछ याद आ रहा हो तो ये होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसे कहा जाता है
अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, ये हमारे पास होता है अभिकेंद्रीय बल। आगे जरा सुनो, ध्यान से देखो। अब सबसे जरूरी बात कि सर्कुलर मोशन में ये दोनों फोर्स क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, क्यों लगते हैं, एक बात जरा समझना। एक बात की हम गारंटी लेते हैं, तुम 11th क्लास में पढ़ के आए हो, जहां टीचर का मन होता है वो वहां पर बाहर की तरफ फोर्स लगा देता है, जहां पर टीचर का मन होगा वो अंदर की तरफ फोर्स बता देगा, और दोनों से डेरिवेशन करवा दी जाती है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। अगर मान लो तुम यहां पे कुछ करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, टीचर चाहे जो बता दे, बाहर वाला फोर्स चाहे अंदर वाला फोर्स, ठीक है। एक बार जरा ठीक से समझो। अब जरा सुनना, लॉजिक क्या होता है इसके पीछे का, तुम्हें अपना दिमाग मेकअप कैसे करना है, माइंड कैसे मेकअप करना है, ध्यान सुनना। जो बात बता रहे हैं वो अपने दिमाग में बैठा के रखना, तभी जाके डेरिवेशन ठीक से समझ आएंगे। और एक बार बात बैठ गई दिमाग में तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी कि जो डेरिवेशन हो रहा है वहां पर तुम्हें कौन सा फोर्स यूज करना है, सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीपिटल, ठीक है। अब ध्यान सुनो। अच्छा एक बात जरा सोचो, ये तुमने करा भी होगा, किताबों में पढ़ा होगा कई बार। एक पत्थर को अगर रस्सी से या धागे से बांध दो, ठीक है, छोटे से पत्थर को धागे से बांध दो और ऐसे नचाओ ऊपर में, ठीक है। इस तरह से मान लो पत्थर घूम रहा है, ऐसे तुम पकड़े हो, नचा रहे हो और वो ऐसे घूम रहा है। अच्छा जरा तो नचाते नचाते अगर तुम छोड़ दो तो ध्यान सुनना, पत्थर इस तरह से सर्कल में आया, पत्थर यहां पे आया और तुमने छोड़ दिया, तो जरा सोचो क्या होता है, पत्थर अंदर की तरफ आएगा या ऐसे आगे की तरफ जाएगा, सोचो, ध्यान सुनना। पत्थर अंदर की तरफ गिरेगा या पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा, सोचो ध्यान से, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसी हुनर का तो यूज करके पतंगे लूटते हैं, देखो पे हमारे पास पत्थर ऊपर की तरफ जाता है। तो जरा समझना, जैसे ही तुमने रस्सी को छोड़ा, ठीक है, जैसे ही रस्सी को छोड़ा तो बॉडी पर फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। इस तरफ तो उसकी वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ फोर्स है, तो पत्थर कहां जाता है, ऊपर ही जाता है और आगे बढ़ता है। इतना सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? मतलब अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो बॉडी पे फोर्स कौन सा काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनना। अच्छा मान लो इस तरह से ऐसे रोड आ रही है, रोड ऐसे मुड़ रही है, ठीक है, ध्यान सुनना। रोड ऐसे आई और ऐसे मुड़ गई, ऐसे आके इस तरफ मुड़ गई, इतनी बात क्लियर है? अच्छा सोचो, अब तुम यहां पे आ रहे हो सामने बाइक से, ठीक है, अभी छोड़ दो साइकिल से, देखो आप, अगर तुम मान लो साइकिल से आ रहे हो, बेइज्जती हो गई कुछ की, तो साइकिल से हम देखो आप, अगर मान लो तुम यहां पे आ रहे हो और अगर तुम्हें इस तरफ मुड़ना है तो ध्यान सुनो, तुम जब इस तरफ मुड़ोगे और मान लो स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और तुम मुड़ते हुए स्लिप कर गए, तो अब जरा सोचो, जब तुम ऐसे मुड़ रहे हो, ध्यान सुनना, जब तुम ऐसे मुड़ रहे हो तो सर्कल ऐसे बनेगा पीछे की तरफ, ये सोच पा रहे हो, ये सर्कल ऐसे बनेगा पीछे की तरफ, मतलब जब मुड़ रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन। अगर ये सर्कल पीछे की तरफ बन रहा है तो इसके इस तरफ सेंटर होगा, इसके इस तरफ सेंटर होगा, ये सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? यहां पर हमारे पास सर्कल बन रहा है तो सर्कल के इस तरफ सेंटर होगा, इस लाइन के इस तरफ सेंटर होगा। अब जरा सोचो, सर्कल का सेंटर इस तरफ है और तुम मुड़ रहे हो, मान लो स्पीड बहुत तेज है, तुम स्लिप कर गए, तो जरा सोचो, स्लिप होके अंदर की तरफ आओगे कि बाहर की तरफ स्लिप होते हो? स्लिप ऐसे अंदर की तरफ होते हो कि बाहर की तरफ? सोचो जरा, अगर चलते चलते स्लिप हो गए तो स्लिप बाहर की तरफ हो गए, यहां तुम मुड़ नहीं पाओगे और बाहर की तरफ स्लिप कर जाओगे, यही तो होता है। ये सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे? मतलब अगर तुम गिरे तो बाहर की तरफ जाओगे, फोर्स लगता कहां पर है, बाहर की तरफ। अब जरा सुनना ध्यान से, अगर हमने सर्कुलर मोशन शुरू करा, ध्यान सुनो, अगर हमने सर्कुलर मोशन शुरू करा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर वाला फोर्स लगना अपने आप शुरू हो जाता है, ठीक है, ध्यान सुनो। अगर हमने सर्कुलर मोशन शुरू करा तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ, वो लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, सर्कुलर मोशन पूरा कब होगा? जब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये फोर्स मिल जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये फोर्स कहां से मिलेगा? ध्यान रखना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये हमें एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू मिलता है। एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? कोई भी बाहरी वस्तु। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? बाहरी वस्तु। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आता है? ये अपने आप उत्पन्न होता है। सोचो जरा, तुम्हें बताया था ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सीडो फोर्स है, आभासी बल है, ये लगता नहीं है, ये बाहर से लगाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी लगता हुआ महसूस होता है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर सुनो इस बात को, ध्यान सुनना। जब सर्कुलर मोशन शुरू होता है, जब हम बॉडी को घुमाना शुरू करेंगे
तब उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, सोचो ये फोर्स लगना शुरू हो गया, लेकिन अगर इसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स मिल जाता है, अब कैसे मिलता है वो बात की बात अभी देखेंगे कैसे कैसे मिल जाता है। अगर ये फोर्स मिल जाता है तो बॉडी सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगी, और अगर ये फोर्स नहीं मिलता तो बॉडी बाहर की तरफ चली जाएगी। अब जरा सुनो, एक पत्थर को रस्सी में बांध के घुमा रहे थे, एक पत्थर को रस्सी में बांध के घुमा रहे थे, जरा सोचो जब पत्थर घूमना शुरू कर रहा है तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगने लगा अपने आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये मोशन की वजह से आता है, गति की वजह से आता है। अच्छा, जब तक तुम रस्सी पकड़े हुए हो, धागा पकड़े हुए हो, तब तक धागे में तनाव बल होता है। सोचो जरा, अगर मान लो यहां पर हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है, ये पत्थर है, ये हमारे पास तनाव है। अगर मान लो यहां पर ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और तुम अगर धागा पकड़े हुए हो तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगता है। ये क्या होता है? ये तनाव बल होता है। अब सोचो यहां पर क्या लिखा था? सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से लगता है? एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। यहां पर एक्सटर्नल एजेंट का काम कौन कर रहा है? ये रस्सी। बात समझे यहां पे? इस रस्सी की वजह से हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और जब तक ये दोनों फोर्स एक साथ लगते रहेंगे तब तक मोशन होता रहेगा। सर्कुलर मोशन के लिए दोनों ही फोर्स जरूरी है। ठीक है, अब ये दोनों आते कब है? ध्यान सुनो फिर से एक बार। अगर मोशन शुरू हुआ तो ये फोर्स अपने आप उत्पन्न हो जाता है, अपने आप जनरेट हो जाता है। अब हमें इसके अपोजिट और इसके बराबर, इसको बैलेंस करने के लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, और अगर ये फोर्स मिल गया तो सर्कुलर मोशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास 11th क्लास में कई बार क्वेश्चन आया होगा, सर्कुलर मोशन किस फोर्स की वजह से होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो ये फोर्स अपने आप जनरेट हो जाएगा। बॉडी पूरा कब घूम पाएगी? जब इसको ये फोर्स मिलेगा। सोचो जरा, ये फोर्स ना मिल रहा हो और बॉडी ऐसे जा रही है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो क्या लगता है? बॉडी तो बाहर भाग जाएगी। सोचो, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये नहीं है, तो बॉडी तो ऐसे भाग जाएगी बाहर की तरफ। सर्कुलर मोशन होगा नहीं। सर्कुलर मोशन करवाता कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आता है? जैसे ही बॉडी गोल घूमना शुरू करती है ये अपने आप आ जाता है। अगर इसको बैलेंस करने के लिए मिल गया तो बॉडी पूरा सर्कल लगा देगी। अब बात समझ में आई यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये किसी को बनाना हो तो बना लो। ठीक है, एक बार डायग्राम बना लो, तुम्हारे पास सारे टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, और इन टर्म्स में लिख लेना, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है एक्सटर्नल एजेंट की वजह से आता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लो, जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी का टर्म जरूर लिख लेना, तो तुम्हें याद रहेगा। ठीक, हटा देते हैं। और ध्यान रखना, अब हम यहाँ पे बार बार अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय नहीं बोलेंगे भैया, हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। हिंदी वाले बहुत दिमाग खोल के बैठना, सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ फोर्स होता है। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। बन गया? आगे बढ़े, चलो देखो आगे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। बता दें इसको। देखो आप इधर, अच्छा जरा सोचो, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारा मून है। अच्छा, मून क्या कर रहा है? मून हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा जरा सोचो, अर्थ और मून मिलकर के ग्रेविटेशनल फोर्स बनाते, मतलब मून पर अर्थ की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। सोचो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ये एक दूसरे की तरफ बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन क्या कराता है? सर्कुलर मोशन बाहर की तरफ एक फोर्स क्रिएट कराता है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अभी अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो यहाँ पे? तो जरा सोचो, अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो जरूर होगा, जरूर आएगा, जरूर। लेकिन अब अगर इसको एक्सटर्नल एजेंट की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारे पास बॉडी क्या करती है? सर्कुलर मोशन कर लेती है। सोचो जरा, ये जो फोर्स है ये तो अपने आप उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, और अर्थ की वजह से अब एक सेंट्रीपिटल फोर्स आया, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास? एक्सटर्नल एजेंट, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है।
अब बात क्लियर है यहाँ पे, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा कि हमारे पास सेंट्रीपिटल में और सेंट्रीफ्यूगल में फर्क क्या होता है। केवल नाम और डायरेक्शन का फर्क नहीं याद रखना है कि एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, बिल्कुल बात याद रखनी है। अगर सर्कुलर मोशन हुआ तो ये तो जनरेट हो गया तुरंत, अगर इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर कोई फोर्स मिला तो हमारे पास सर्कुलर मोशन हो पाएगा। ठीक, आगे चलो आगे देखते हैं। अब देखो तुम्हारे पास तुम्हारा चैप्टर आ रहा है रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब यहां पे तुम्हारा अगला चैप्टर आ रहा है रोटेशनल मोशन। ठीक, आगे देखो। रोटेशनल मोशन, और यहां पर आता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतनी बात क्लियर होगी? ये हमारे पास अगला चैप्टर है। अच्छा जरा सोचो, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अब ये रोटेट कर रही है, या कोई बॉल है, बॉल रोटेट कर रही है। रोटेशनल मोशन क्या होता है? एक बहुत जरूरी बात, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है, ये उससे ज्यादा जरूरी बात, ठीक है। अब देखो पे, अब यहां पर ये रोटेशनल मोशन शुरू कर रहे हैं, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं कराएंगे। अब बस तुम्हें यहां पर इसका बेसिक समझाना है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, कैसे आता है, ठीक है। फिर जब अगले टर्न पे आओगे तो अगले टर्न पे यहां पे तुम्हें थ्योरी शुरू करवाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगले टर्न में बताएंगे। हिंदी वालों के लिए क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, कुछ याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण। रोटेशनल मोशन क्या होता है, घूर्णन गति, ठीक है। अब आगे अच्छा जरा समझना, जरा रोटेशनल मोशन की स्टडी करते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा, अब यहां पर मान लो एक बॉल है, ठीक है, बड़ी सी बॉल है, बास्केटबॉल रखी है मान लो। अब ये बास्केटबॉल गोल घूम रही है, गोल घूम रही है मतलब कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति हो रही है, ठीक है। मतलब पूरी बॉल क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। अब आगे जरा सुनो, हमने एक काम करा, हमने उस बॉल पर मार्कर से एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। सोचो जरा ध्यान से, हमने उस बॉल पर मार्कर से एक पॉइंट लगा दिया, ठीक। अब जरा सोचो, फिर बॉल घुमाई। अब एक काम करो, बॉल को किनारे करो, हटा ना दो, बॉल पे ध्यान ना दो, केवल उस मार्कर को देखो, मार्कर के पॉइंट को देखो, वो जो तुमने पॉइंट लगाया उस पॉइंट को सोचो। अब देखो, बॉल तो घूर्णन गति कर रही है, लेकिन वो पॉइंट क्या करता हुआ दिख रहा है, वो तो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिख रहा है। सोचो जरा ध्यान से, बात समझे कि नहीं है? वो पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब उस पॉइंट की जगह तुम बॉल का एक पार्टिकल सोच लो, ठीक है। उस पॉइंट की जगह तुम बॉल का एक पार्टिकल सोच लो, सोचो जरा ध्यान से। अब यहां पर हमारे पास बॉल घूम रही है, हमने बॉल का एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया, पार्टिकल। वो पार्टिकल क्या कर रहा है, वो पार्टिकल भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। बात समझ में? अच्छा, इस तरह से बॉल के सभी पार्टिकल्स के बारे में सोचो, बॉल के सभी पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इतना सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? तो यहां पर अब जरा समझना, हमारे पास ये होता क्या है, अगर किसी बॉडी के सभी पार्टिकल, ध्यान सुनो, अगर किसी बॉडी के सभी पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर घूमने लगे तो वो बॉडी घूर्णन गति करने लगती है, ठीक है। ध्यान सोचो फिर से। अब एक काम कर, हमने बॉल ले ली, हमने ऊपर एक पार्टिकल लिया और इस तरह से जस्ट उसके सामने एक पार्टिकल लिया। सोचो, अब अगर बॉल घूम रही है तो ये पार्टिकल ऊपर सर्कुलर मोशन करेगा, ये सामने वाला भी तो सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के सामने हैं तो दोनों इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। सोचो जरा ध्यान से, इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे। अगर एक दूसरे के सामने रहेंगे, एक साथ मूव करेंगे, तो मतलब हमारे पास क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है। मतलब सोचो, अगर बॉल एक साथ घूम रही है, उसके सभी पार्टिकल उसके साथ घूम रहे हैं, तो सभी का कोणीय वेग तो कांस्टेंट रहेगा। कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन टी। सोचो जरा, अगर एक पॉइंट कुछ देर में 30 डिग्री बना रहा है तो दूसरा पॉइंट भी तो उतनी देर में 30 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे सबका ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पे। तो अब जरा समझना, एक बॉडी जिसके सभी पार्टिकल, ठीक है, सभी पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, ध्यान सुनना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर सर्कुलर मोशन करने लगते हैं तो बॉडी क्या करने लगती है, बॉडी रोटेट करने लगती है, बॉडी घूर्णन करने लगती है। बोलो अब बात समझ में नहीं आती? अब इन दोनों में रिलेशन समझ में आया? ठीक है, और जरा सुनो आगे,
जब यहां पर हम मोशन की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो तुम्हें एक बात बताता हूं। देखो ना, सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मोशन, क्योंकि तुम मोशन पूरा पढ़ के चले जाओगे तुम्हें कभी ये नहीं पता चलेगा कि मोशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, वैसे इसको सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन चलो अब यहीं सही, यहीं देख लो। देखो हमारे पास सबसे पहला मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन। या फिर हम इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन क्या होता है? ये रेखी गति होती है। ठीक है, हमारे पास जो मोशन होता है पहला रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखी गति, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। ठीक है, ये पहले टाइप का मोशन है। यहां पर जरा देखो सेकंड टाइप। सेकंड टाइप ये रहा तुम्हारे सामने, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। ठीक है, रोटेशनल एम मोशन को बता रहा है। ठीक है, हमारे पास सेकंड मोशन कौन सा होता है? रोटेशनल मोशन होता है, घूर्णन गति होती है। आगे जरा देखो, एक तीसरा टाइप आता है। तीसरा टाइप होता है हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन। तीसरा टाइप आता है हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन, इसे कहते हैं कंपन गति। ये तीन टाइप की गतियां होती हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखो अगर तुमने इतना देख लिया है, एक तो सरल रेखी गति जो सीधा चल रहा है, एक घूर्णन गति बॉडी ऐसे घूम रही है, एक हमारे पास आती है वाइब्रेशनल गति, मतलब यहाँ पे कंपन हो रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे ये तीन टाइप के मोशन होते हैं हमारे पास। तो अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये सर्कुलर मोशन किस में आता है? क्या स्ट्रेट लाइन में आएगा, क्या रोटेशनल में आएगा, या वाइब्रेशनल में आएगा? ठीक है, इसका आंसर सब व्हाट्सएप ग्रुप में करोगे। ठीक है, सब बताना कि सर्कुलर मोशन कौन से मोशन का एग्जांपल है। बाकी हम जब अगले टर्म पे आएंगे तब इसको बताएंगे कि हमारे पास ये कौन से मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान सुनो। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि हमारे पास तीन टाइप के मोशन होते हैं। अगर कभी तुम्हें यहाँ पे रोटेशनल मोशन एक्सप्लेन करना हो तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोई बॉडी है जिसके सभी पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगे तो हमारे पास बॉडी क्या करने लगती है? रोटेट करने लगती है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? ठीक है, आज तो नहीं रखते, बाकी फिर अगले टर्म पे। अगले टर्म पे तुम्हें ये चैप्टर पूरा शुरू से देखेंगे, इस चैप्टर की थ्योरी शुरू करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। अगर हो सके, ठीक है, एक बार 11th क्लास की बुक के पन्ने पलट लेना। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है तो भी जाने दो, तुम यहाँ पे बस फॉर्मूले देख के चले आना, तो देखना तुम्हें कितनी आसानी से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना बहुत कुछ पढ़ना है, यहाँ बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, चलो बाकी फिर अगले टाइम पे।